गॉडफादर। ये फिल्म हॉलीवुड की टॉप 3 फिल्मों में से एक फिल्म है और IMDb पे इसकी रेटिंग है 9.2। ये कहानी है न्यूयॉर्क शहर की और वक्त होता है सन 1945 का। बोनासिरा नाम का एक आदमी विटो कॉर्लियोनी के ऑफिस में उसके सामने बैठा होता है। विटो कॉर्लियोनी को सब गॉडफादर कहकर बुलाते हैं। बोनासिरा बोलता है कि मेरी बेटी का एक बॉयफ्रेंड था और वो उससे बहुत प्यार करती थी और एक दिन वो उसे अपने दोस्त के साथ ले गया। उन्होंने उसे शराब पिलाई और रास्ते में उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की, लेकिन मेरी बेटी ने आत्मसमर्पण नहीं किया और इसी वजह से वो उसकी इज्जत नहीं लूट पाए। लेकिन इसके बदले उन दोनों ने उसे बहुत मारा, उसे अधमरा कर दिया। और जब मैं हॉस्पिटल में अपनी बेटी को मिलने गया तो उसका पूरा जबड़ा टूटा हुआ था, वो रो भी नहीं पा रही थी और मैं उसकी ये हालत नहीं देख पाया। मैं पुलिस के पास गया, मैंने केस किया, लेकिन जज ने उन दोनों को छोड़ दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। वो दोनों मुझ पे हंस रहे थे और अब मैं आपसे इंसाफ चाहता हूँ। गॉडफादर इस आदमी को पहले से जानते, ये बहुत अमीर आदमी है और गॉडफादर की पत्नी इसके बच्चे की गॉड मदर भी होती है। गॉडफादर उसे बोलते हैं कि तुम्हारा अमेरिका में धंधा चल निकला, पुलिस वाले और कोर्ट कचहरी तुम्हारी रक्षा करने के लिए थे, इसीलिए तुम्हें मेरी कभी जरूरत नहीं पड़ी। तुमने कभी मेरी तरफ दोस्ती का हाथ भी नहीं बढ़ाया। तुम मुझे गॉडफादर भी नहीं कहना चाहते, ना ही तुम मुझसे इज्जत से पूछते हो। अगर तुमने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया होता तो जिन लोगों ने तुम्हारी बेटी का यह हाल किया, इस वक्त वो तड़प रहे होते। और इसके बाद बोनासिरा गॉडफादर का हाथ चूमता है और उन्हें गॉडफादर कहता है। गॉडफादर कहता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा और ये मेरी बेटी की शादी का तोहफा है तुम्हारे लिए। इसके बाद बोनासिरा वहां से चला जाता है। दरअसल आज गॉडफादर की बेटी की शादी होती है, बाहर जश्न चल रहा होता है और शहर के सभी बड़े बड़े लोग इस शादी में शामिल होते हैं। गॉडफादर अपने एक आदमी को बोलता है कि इसका काम हो जाना चाहिए और इसके बाद गॉडफादर भी बाहर शादी में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। गॉडफादर के परिवार में उनके 3 बेटे और एक बेटी है। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम सोनी, बीच वाले बेटे का नाम फ्रीडो और सबसे छोटे वाले बेटे का नाम माइकल होता है। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम कॉन्स्टेजिया होता है और आज जिसकी शादी है। इसके अलावा उनका एक और बेटा होता है जिसे गॉडफादर ने गोद लिया था और उसका नाम होता है टॉम हेगन। अब जब यहाँ पर शादी का जश्न चल रहा होता है तभी यहाँ पर जॉनी फॉन्टेन आ जाता है और ये भी गॉडफादर का गॉडसन होता है। ये एक सेलिब्रिटी है, ये हॉलीवुड में एक बहुत बड़ा सिंगर है और सब लोग इससे बहुत प्यार करते हैं। और आज ये अपनी जिंदगी में जो कुछ भी है उसके पीछे सिर्फ गॉडफादर का हाथ होता है। जॉनी गॉडफादर से मिलने उनके कैबिन में जाता है और वहां पर वो बताता है कि वो बहुत परेशान है, उसका करियर बिल्कुल खत्म हो चुका है और वो उन्हें ये भी बताता है कि हॉलीवुड में एक डायरेक्टर एक बहुत बड़ी वॉर फिल्म बना रहा है और अगर वो उसे उस फिल्म में हीरो का रोल दे दे तो उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा और उस फिल्म में जो हीरो है वो बिल्कुल उसी की तरह है, उसे एक्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। गॉडफादर बोलते हैं कि मैं उसे एक ऐसा ऑफर दूंगा कि वो तुम्हें मना नहीं कर पाएगा। दरअसल वो डायरेक्टर इस फिल्म में जॉनी को काम नहीं देना चाहता क्योंकि उसकी जो फिल्म की पहली हीरोइन थी जिस पर उसने लाखों डॉलर्स खर्च किए थे और जिसे वो प्यार भी करता था, जॉनी की वजह से वो उससे दूर हो गई थी और इसीलिए अब वो किसी भी कीमत में जॉनी को इस फिल्म में काम नहीं देना चाहता। लेकिन गॉडफादर बोलते हैं कि मैं सब ठीक कर दूंगा और वो जॉनी को वहां से भेज देते हैं। और शादी खत्म होने के बाद उसी रात को गॉडफादर अपने एडॉप्टेड सन टॉम हेगन को हॉलीवुड भेज देते हैं। दरअसल टॉम हेगन गॉडफादर का एडॉप्टेड सन तो होता ही है, साथ में वो उनका लॉयर भी होता है। और अब टॉम हेगन उस डायरेक्टर से मिलता है जो हॉलीवुड में बहुत बड़ी वॉर के ऊपर पिक्चर बना रहा है। टॉम उस डायरेक्टर को बोलता है कि ये रोल जॉनी फाउंटेन को दे दो, लेकिन वो डायरेक्टर साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं तुमसे और जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है किसी से नहीं डरता और तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। टॉम हेगन वहां से चला जाता है और अगले दिन जब हॉलीवुड का वो डायरेक्टर उठता है तो वो देखता है कि उसके बिस्तर पर उसके घोड़े का सिर होता है और ये वो घोड़ा होता है जिससे उसे बहुत प्यार था। ये घोड़ा उसने $6,000 का खरीदा था, यानी कि उस वक्त के $6,000 आज के वक्त के लगभग 2 करोड़ रुपए होते हैं। और इतना महंगा घोड़ा खरीदने के बाद भी वो उसे रेस में नहीं दौड़ाना चाहता था। दरअसल उसे इसकी नस्ल में दिलचस्पी थी और अब उस घोड़े की गर्दन उसके बिस्तर पर पड़ी होती है। और इसके बाद उस डायरेक्टर को जॉनी को उस फिल्म में काम देना पड़ता है क्योंकि वो डर जाता है।
वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि टॉम हेगन अब गॉडफादर के पास जाता है और वो गॉडफादर को बताता है कि हमसे स्लोजो नाम का एक आदमी मिलना चाहता है। दरअसल वो ड्रग्स का काम करना चाहता है और वो चाहता है कि हम उसकी मदद करें, जिसके बदले वो हमें अच्छा खासा हिस्सा देगा। टॉम हेगन और गॉडफादर का बड़ा बेटा सोनी ये चाहते हैं कि गॉडफादर इस काम में आ जाए क्योंकि ड्रग्स के काम में बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। और इसके बाद गॉडफादर और स्लोजो के बीच में एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में स्लोजो से बात करने के बाद गॉडफादर ये फैसला करते हैं कि वो ड्रग्स के काम में नहीं आएंगे। गॉडफादर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें इस काम में कामयाबी मिलेगी, ये मेरे लिए भी अच्छा है क्योंकि हम दोनों के रास्ते अलग हैं और हम एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। दरअसल गॉडफादर ने उसकी बातों से कुछ सेंस कर लिया होता है। उन्हें लगता है कि स्लोजो के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है जिसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए और इसके बाद वो अपने भरोसेमंद आदमी लूका ब्रासी को बुलाते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक आदमी होता है और इसने कई बार गॉडफादर का साथ दिया होता है। गॉडफादर लूका ब्रासी से बोलते हैं कि तुम स्लोजो से मिलो और पता करो कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। और इसके बाद लूका ब्रासी उस जगह जाता है जहां पर स्लोजो और ब्रूनो टटैग्लिया नाम का एक आदमी होता है। दरअसल स्लोजो को टटैग्लिया फैमिली सपोर्ट कर रही होती है, उसे हेल्प कर रही होती है और यहाँ पर स्लोजो लूका ब्रासी को बोलता है कि मुझे तुम्हारे जैसे आदमी की जरूरत है, तुम मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हें हर महीने 20 लाख रुपए दूंगा। लेकिन लूका ब्रासी गॉडफादर के प्रति बहुत ईमानदार होता है, इसीलिए वो उनकी इस ऑफर को ठुकरा देता है और ये दोनों उसका गला घोंटकर उसे मार देते हैं। इसके बाद स्लोजो टॉम हेगन को, जो कि गॉडफादर का अडॉप्टेड बेटा और उनका लॉयर है, उसे किडनैप कर लेते हैं और साथ ही साथ जब गॉडफादर अपने बीच वाले बेटे फ्रूडो के साथ बाहर होते हैं तो वो फल खरीदने जाते हैं और तभी वहां पर ब्रूनो टटैग्लिया और स्लोजो आते हैं और वो गॉडफादर पर कई गोलियां चलाते हैं। उनको कई गोलियां पीठ पर लगती है जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, लेकिन वो लोग उनके बीच वाले बेटे फ्रूडो पर गोलियां नहीं चलाते जिसकी वजह से वो बच जाता है। आज गॉडफादर ने अपना सबसे ईमानदार वफादार आदमी, जिसका नाम लूका ब्रासी है, उसको खो दिया और वो खुद भी अब जिंदगी और मौत के बीच में झूला झूल रहे हैं और उनके परिवार की, उनके पूरे बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी अब गॉडफादर के बड़े बेटे सोनी के ऊपर होती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि गॉडफादर का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम माइकल है, जो उनके बिजनेस से, काम से दूर रहता है और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस मरीन भी रह चुका होता है, जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा होता है तभी माइकल की गर्लफ्रेंड की नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है जिसमें ये लिखा होता है कि गॉडफादर को कई गोलियां लगी हैं। और ये देखने के बाद माइकल अपने भाई सनी को कॉल करता है। वो बोलता है कि वो कैसे हैं। सनी बताता है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, तुम जितनी जल्दी हो सके घर पर आ जाओ, माँ को तुम्हारी जरूरत है। और इसके बाद माइकल अपने घर वापस आ जाता है। वहीं स्लोजो, जिसके पास अभी भी टॉम हेगन किडनैप्ड है, वो उसे बोलता है कि गॉडफादर मर चुके हैं और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे और सनी के बीच में समझौता कराओ क्योंकि वो अपना ड्रग्स का बिजनेस करना चाहता है। टॉम हेगन बोलता है कि वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। स्लोजो कहता है कि मैं यही चाहता हूं कि तुम सनी का गुस्सा शांत करो और ये मत भूलना कि मेरे पीछे टटैग्लिया खानदान का हाथ है। दरअसल ये वो दौर था जब न्यूयॉर्क में 6 ऐसे खानदान थे जो पूरे अंडरवर्ल्ड को, पूरे काला बाजार को अपने कंट्रोल में रखते थे, जिसमें से एक खानदान टटैग्लिया और एक गॉडफादर का भी होता है। अब स्लोजो टॉम हेगन को छोड़ देता है और वो उसे बोलता है कि तुम सनी और उसके बाकी भाइयों को और गैंग मेंबर्स को समझाओ क्योंकि ड्रग्स का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है और इसमें हम काफी पैसा कमा सकते हैं। और इसके बाद टॉम हेगन वहां से निकल जाता है और वहां से वो सीधा घर जाता है जहां पर वो सनी, माइकल और बाकी के लोगों से मिलता है। टॉम हेगन बोलता है कि अगर गॉडफादर जिंदा नहीं बच पाते तो हमें स्लोजो की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन सनी ऐसा नहीं करना चाहता। सनी अपने भाई माइकल को बोलता है कि लूका ब्रासी को कॉल लगाओ क्योंकि लूका ब्रासी बहुत ताकतवर और इनके परिवार के लिए बहुत वफादार होता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। और तभी इनका एक आदमी अंदर आता है और वो इन्हें एक पार्सल देता है। वो कहता है कि ये कोई आदमी देकर चला गया और जब वो उसे खोलते हैं तो उसके अंदर 2 मरी हुई मछलियां होती है। ये इंडिकेशन होता है कि अब लूका ब्रासी इस दुनिया में नहीं रहा, उसे मारकर उसकी बॉडी को समंदर में फेंक दिया गया है। इस बात से ये लोग और भी टूट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब स्लोजो को पता चलता है कि गॉडफादर को 5 गोलियां लगने के बाद भी अभी भी वो जिंदा है तो वो डर जाता है क्योंकि गॉडफादर अगर बच गए तो वो इनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए वो उन्हें हॉस्पिटल में दोबारा मारना चाहता है।
अब माइकल अपने पिता विटो कॉर्लियोनी यानी कि गॉडफादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और वो देखता है कि वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी नहीं होता और इस बात से माइकल को शक होता है और वो अपने बड़े भाई सनी को कॉल करता है और वो उसे बताता है कि हॉस्पिटल में पिताजी की सुरक्षा के लिए कोई भी नहीं है। सनी बोलता है कि मैं जल्दी से यहाँ से कुछ आदमियों को भेजता हूँ, लेकिन माइकल जानता है कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वो नर्स की मदद से अपने पिता को दूसरे रूम में शिफ्ट कर देता है। अब यहाँ पर एक आदमी आता है जो गॉडफादर का वेलविशर होता है, वो उनके लिए फूल लेकर आता है। माइकल उसे बोलता है कि तुम बाहर जाओ, मैं तुमसे बाहर मिलने के लिए आता हूँ और माइकल उससे मिलने के लिए बाहर जाता है और माइकल उसे और खुद भी इस तरह से खड़ा हो जाता है जैसे वो गॉडफादर के बॉडीगार्ड्स हों। तभी वहां पर एक गाड़ी आती है, ये वो लोग होते हैं जो गॉडफादर को मारना चाहते हैं और जब वो देखते हैं कि वहां पर गॉडफादर के बॉडीगार्ड्स खड़े हैं तो वो लोग वहां से वापस चले जाते हैं और इस तरह से माइकल अपने पिता की जान बचा लेता है। और इसके तुरंत बाद वहां पर न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का कैप्टन मैकलेस्की आता है और वो अपने ऑफिसर्स को बोलता है कि माइकल की तलाशी लो। दरअसल जब वो लोग गाड़ी में यहाँ पर आए थे जो माइकल के पिता डॉन यानी गॉडफादर को मारना चाहते थे, तब माइकल ने अपनी कोट की जेब में हाथ डालकर ये जताने की कोशिश की होती है कि उसके पास गन है ताकि वो लोग डर कर भाग जाएं और ऐसा हुआ भी होता है और इसीलिए मैकलेस्की अब माइकल की तलाशी लेता है ताकि उसके पास वो गन मिल जाए और वो उसे अरेस्ट कर ले, क्योंकि वो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है और वो सलोजो के लिए काम करता है। लेकिन माइकल के पास कोई भी गन नहीं होती। माइकल समझ जाता है कि मेरे पिता के लिए जितने भी यहाँ पर गार्ड्स थे उन सबको इसी ने यहाँ से हटवाया है और वो उसे बोलता है कि तुम सलोजो से कितने पैसे लेते हो। इस बात से उसकी ईगो को हर्ट होता है और वो माइकल के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और तभी वहां पर टॉम हेगन आ जाता है और उसके साथ काफी सारे प्राइवेट डिटेक्टिव्स होते हैं और वो बोलता है कि इन सब के पास गन रखने के लाइसेंस है और आपने अगर इन्हें रोका तो कल सुबह आपको मैं कोर्ट में मिलूंगा, क्योंकि ये एक वकील है। और इसके बाद मैकलेस्की को वहां से जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ सनी ब्रूनो टेटेग्लिया को मरवा देता है और अब स्लोजो इनके परिवार के साथ एक मीटिंग रखना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि उस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ माइकल आए। अब माइकल, टॉम हेगन और सनी के बीच में एक मीटिंग होती है। सनी चाहता है कि वो मैकलेस्की को भी मरवा दे, लेकिन टॉम हेगन बोलता है कि अगर हमने ऐसा किया तो न्यूयॉर्क की पूरी पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी और बाकी की जो 5 डॉन फैमिलीज हैं वो भी हमारे खिलाफ हो जाएंगी और अगर गॉडफादर होते तो वो ऐसा कभी नहीं करते। सनी उसकी बात नहीं सुनना चाहता क्योंकि उसके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। वो किसी भी तरह से अपने पिता का बदला लेना चाहता है। माइकल बोलता है कि वो लोग मुझसे मीटिंग करना चाहते हैं, मैं मीटिंग करने के लिए जाऊंगा, लेकिन तुम अपने गुप्तचरों से ये पता करो कि वो हमारी मीटिंग कहां पर फिक्स करेंगे और तुम उस जगह पर पहले से एक रिवॉल्वर प्लांट कर देना और जब मैकलेस्की और सोलोजो मुझसे मिलने के लिए आएंगे तो मैं उन दोनों को गोली मार दूंगा। हालांकि मैकलेस्की एक कैप्टन है, एक पुलिस वाला है, लेकिन फिर भी वो उसे मारना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि वो एक करप्ट इंस्पेक्टर है और वो सोलोजो के लिए काम करता है। अब इन लोगों की मीटिंग होती है। ये सबसे पहले माइकल की तलाशी लेते हैं। माइकल के पास कोई भी गन नहीं होती और ये एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं। सोलोजो बोलता है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। माइकल कहता है कि सबसे पहले तुम्हें इस बात की गारंटी देनी होगी कि मेरे पिता पे अब कोई भी हमला नहीं करेगा। सोलोजो बोलता है कि शिकार तो अब मैं खुद बन चुका हूँ और वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि गॉडफादर जिंदा है और जैसे ही वो ठीक होंगे सबसे पहले वो सोलोजो को मार देंगे। और अब जब ये बातें कर रहे होते हैं तभी माइकल बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाने से पहले सोलोजो एक बार फिर से माइकल की तलाशी लेता है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं होता क्योंकि गन वॉशरूम के अंदर होती है। वो अंदर जाता है, गन लेकर आता है और बाहर आने के बाद वो इन दोनों को मार देता है और इस तरह से माइकल अपने पिता का बदला लेकर वहां से निकल जाता है। हालांकि माइकल कभी भी अपने परिवार के बिजनेस में नहीं आना चाहता था, लेकिन इस वक्त हालात ऐसे होते हैं कि उसे ना चाहकर भी अपने परिवार का साथ देना ही पड़ता है। अब इन दोनों की मौत न्यूयॉर्क शहर में एक बहुत बड़ी खबर होती है। अखबारों में चारों तरफ इसी चीज की चर्चा होती है। कुछ दिन बीतते हैं और गॉडफादर ठीक हो जाते हैं और वो घर वापस आ जाते हैं, लेकिन माइकल की जान को खतरा होता है, इसीलिए उसे न्यूयॉर्क से दूर सिसिली में भेज दिया जाता है और माइकल के बीच वाले भाई फ्रेडो को लॉस वेगस भेज दिया जाता है ताकि उनकी जान को कोई भी खतरा ना हो। यहाँ सिसिली में माइकल को एक लड़की दिखती है जो बहुत सुंदर होती है और माइकल को वो लड़की पसंद आ जाती है और वो उसके घर वालों से बात करके उस लड़की से शादी कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि गॉडफादर की बेटी की शादी जिस आदमी से हुई होती है उसका नाम कार्लो होता है और एक दिन वो गॉडफादर की बेटी को बहुत बुरी तरह मारता है। और जब वहां पर गॉडफादर का बड़ा बेटा सनी जाता है और अपनी बहन की ऐसी हालत देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है
और वो कार्लो को ढूंढता है और उसे बहुत बुरी तरह मारता है और उसे कहता है कि आज के बाद अगर तूने मेरी बहन को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कार्लो एक बार फिर से सनी की बहन के ऊपर हाथ उठाता है और जब सनी की बहन अपने भाई सनी को कॉल करती है तो सनी को बहुत गुस्सा आता है और वो अकेला ही गाड़ी लेकर उसके घर की तरफ निकल जाता है ताकि वो अपनी बहन के पति कार्लो को सबक सिखा सके। लेकिन इससे पहले रास्ते में एक चेक पोस्ट पड़ती है और जब सनी वहां पर पहुंचता है तो वहां पर कुछ लोग होते हैं और वो सनी को लगातार कई गोलियां मारते हैं और इस तरह से सनी की मौत हो जाती है। वहीं सिसिली में जिस लड़की से माइकल की शादी हुई होती है उसके पिता आकर माइकल को बताते हैं कि तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस बात से माइकल को दुख होता है और वो ये तय करता है कि वो वापस न्यूयॉर्क जाएगा अपने परिवार के पास। लेकिन अपने परिवार के पास जाने से पहले वो अपनी पत्नी को उसके पिता के घर छोड़ना चाहता है। यहाँ पर माइकल के साथ उसके 2 बॉडीगार्ड भी हमेशा रहते हैं और जब माइकल नीचे आता है उसकी पत्नी गाड़ी में बैठी होती है और वो देखता है कि उसका एक बॉडीगार्ड दूसरी तरफ जा रहा होता है और जब वो उसे आवाज देता है तो वो भाग जाता है। माइकल समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है कि गाड़ी स्टार्ट मत करना। लेकिन तब तक उसकी पत्नी गाड़ी स्टार्ट कर देती है। उस गाड़ी में बॉम्ब होता है, एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट के साथ माइकल की पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गॉडफादर अपने बेटे सनी की मौत से बहुत दुखी होते हैं और इसीलिए वो 5 अंडरवर्ल्ड के जो बड़े बड़े परिवार होते हैं उन सब के साथ एक मीटिंग रखते हैं और वो कहते हैं कि पहले सब कुछ ठीक था लेकिन हमने इस जंग में खोया है। मैंने अपना बेटा और टिटिग्लिया परिवार ने भी अपने बेटे को खोया है। आपसी लड़ाई में हमें कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो बाकी लोग होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे जेब में सारे पॉलिटिशियंस और जज हैं, कभी तुमने उनका सपोर्ट हमें नहीं दिया। गॉडफादर बोलते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैं हमेशा तुम लोगों की मदद के लिए तैयार हूँ। मैंने सिर्फ एक ही बार मना किया था और वो था ड्रग्स के बिजनेस से, क्योंकि इसमें हमारा अंत है। आज पुलिस वाले और सरकारी कर्मचारी जो हमारा साथ देते हैं, अगर हम इस बिजनेस को करेंगे तो वो हमारा साथ नहीं देंगे। दरअसल गॉडफादर एक ऐसे इंसान होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और वो इंसानियत को हमेशा जिंदा रखते हैं और वो जानते हैं कि ड्रग्स का व्यापार आने वाली जवान पीढ़ी को पूरी तरह से खोखला कर देगा और यहाँ तक कि धार्मिक तरीके से भी इस चीज की धर्म कभी भी इजाजत नहीं देता। इसीलिए वो ड्रग्स के बिजनेस को कभी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन इस रूम में कुछ लोग हैं जो ड्रग्स का बिजनेस करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम इसे बच्चों से दूर रखेंगे और डॉन कॉर्लियोनी यानी कि गॉडफादर मान जाते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि मेरा छोटा बेटा माइकल अभी भी देश से बाहर है, उसे देश छोड़ना पड़ा, हमें उसके ऊपर से सारे इल्जाम हटाने, और अगर मेरे बेटे को कोई पुलिस वाला गोली मारता है, वो फांसी लगा लेता है, उसके ऊपर बिजली गिरती है या उसका सड़क एक्सीडेंट हो जाता है, तो मैं इसके लिए इस कमरे में हर एक इंसान को जिम्मेदार समझूंगा और मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और अब इन सब के बीच समझौता हो जाता है और जिस तरह से पहले इनका बिजनेस चलता था एक बार फिर से ये उसी तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। और अब माइकल भी वापस आ जाता है और वो अपने पापा के साथ काम करना शुरू कर देता है। उसे यहाँ पर 1 साल हो जाता है और एक दिन वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है और वो उसे कहता है कि मैं अपने पापा के साथ काम कर रहा हूँ। वो कहती है कि तुमने मना किया था कि तुम उनकी जैसे नहीं बनोगे, उनके साथ काम नहीं करोगे। माइकल कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे पापा के काम करने का तरीका पुराना है, लेकिन अगले 5 सालों में मैं सब कुछ बदल दूंगा और हमारा जितना भी इलीगल काम है उसको सब मैं लीगल कर दूंगा। इससे ज्यादा मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं बता सकता। माइकल कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है और सन 1950 तक इनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। अब माइकल के 2 बच्चे भी हैं। माइकल के पिता गॉडफादर धीरे धीरे बहुत कमजोर हो चुके हैं क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है और अब माइकल उनके बिजनेस के सारे फैसले लेता है। और एक मीटिंग में माइकल ये कहता है कि अब टॉम हेगन हमारा सलाहकार नहीं रहेगा। हालांकि वो उसे अपना भाई मानता है, गॉडफादर भी उसे अपना बेटा मानते हैं, लेकिन माइकल कहता है कि आने वाला वक्त जैसा होने वाला है उसमें मेरे पिता से बेहतर कोई सलाहकार हो ही नहीं सकता। इसीलिए अब टॉम हेगन लॉस वेगस जाकर वहां पर हमारे वकील रहेंगे जहां पर हमारा लीगल बिजनेस है। और गॉडफादर भी माइकल की इस बात को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें उस पर विश्वास है। माइकल को इसलिए भी अपने पूरे परिवार की, अपने पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है क्योंकि माइकल का बड़ा भाई इतना सक्षम नहीं है कि वो इस पूरे बिजनेस को संभाल पाए, वो कमजोर है। और इसीलिए गॉडफादर ने इस पूरे बिजनेस की पूरी तरह से बागडोर माइकल के हाथ में दे दी है। माइकल इसके बाद लॉस वेगस जाता है जहां पर उसका भाई भी है जो ग्रीन्स के साथ उसके होटल में रहता है। और अब
माइकल ग्रीन के होटल को और कसिनो को दोनों को खरीदना चाहता है। हालांकि ग्रीन बेचना नहीं चाहता। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे भाई को आसरा उस वक्त दिया जब उसे कोई अपने पास नहीं रख रहा था। माइकल बोलता है तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने तुम्हारे बिजनेस में उस वक्त पैसे लगाए थे जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी वो इस होटल को बेचने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। माइकल यहाँ पर जॉनी फाउंटेन को भी बुलाता है। जॉनी फाउंटेन हॉलीवुड का वही सिंगर है जिसे गॉडफादर ने हॉलीवुड की वो बड़ी पिक्चर दिलाई थी जिससे उसका करियर आज बुलंदियों पर है। माइकल उसे बोलता है कि हम चाहते हैं कि साल में 5 बार तुम यहाँ पर आओ और अपने सेलिब्रिटी दोस्तों को भी लेकर आओ। इससे होटल के बिजनेस में काफी फर्क पड़ेगा। और वो इस बात के लिए मान जाता है। वो कहता है कि मैं गॉडफादर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद माइकल वहां से चला जाता है और वो अपने पिता से मिलता है। गॉडफादर माइकल को बोलते हैं कि बार्जिनी एक डॉन फैमिली का मुखिया है जिस तरह से गॉडफादर है। वो कहते हैं कि कोई आदमी जिस पर तुम्हें पूरा भरोसा होगा वो बार्जिनी से तुम्हारी मीटिंग करवाएगा और उस मीटिंग में तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। दरअसल वो माइकल को आने वाले वक्त की चेतावनी दे रहे होते हैं। उनके कहने का मतलब ये होता है कि जो भी आदमी तुम्हारी बार्जिनी से मीटिंग रखवाएगा समझ लेना कि वो गद्दार है। माइकल अपने पिता गॉडफादर की बातें बहुत ध्यान से सुनता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और वक्त आता है सन 1955 का। और एक दिन गॉडफादर जब अपने पोते के साथ खेल रहे होते हैं तभी उन्हें हार्ट अटैक आता है और जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। और गॉडफादर जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बनाया था अब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। और जिस दिन उन्हें दफनाया जाता है उस दिन डॉन परिवार का यानी कि गॉडफादर की फैमिली का कैपो उनके पास आता है जिसका नाम टेसियो है। कैपो उसे कहते हैं जो डॉन फैमिली के हेड से ऑर्डर लेकर लोगों से काम करवाते हैं। ये कॉर्लियोनी फैमिली का वफादार है, उनका ईमानदार है, इस पर उन्हें भरोसा है। लेकिन जब वो ये बोलता है कि ब्राजीनी आपसे मीटिंग करना चाहता है और मैंने सुरक्षा के सारे इंतजाम कर लिए हैं, माइकल बोलता है ठीक है उससे मीटिंग रखो। लेकिन माइकल को अपने पिता की वो बात अभी भी याद होती है जब उन्होंने ये कहा था कि जो भी तुम्हारी ब्राजीनी से मीटिंग रखवाएगा और तुम्हारी सुरक्षा का भरोसा देगा समझ लेना कि वो गद्दार है। ब्राजीनी और माइकल की मीटिंग उस दिन होती है जिस दिन माइकल की बहन के बच्चे का नामकरण होता है और माइकल की बहन चाहती है कि माइकल उसके बच्चे का गॉडफादर बने और माइकल ऐसा करता भी है। लेकिन उसी दिन माइकल के हिटमैन न्यूयॉर्क के दूसरे डॉन्स और मोग्रीन को मार देते हैं। मोग्रीन वही आदमी होता है जिसने माइकल को अपना होटल और कैसीनो बेचने से मना किया था। इसके साथ साथ टेसियो को भी मार देते हैं क्योंकि टेसियो ने उनसे गद्दारी की थी। अब माइकल अपनी बहन के पति के पास जाता है जिसका नाम कार्लो है और वो कार्लो से पूछता है कि सनी की मौत के पीछे जो साजिश हुई थी क्या उसमें तुम्हारा हाथ है। वो साफ साफ मना कर देता है। लेकिन माइकल बोलता है कि मैं अपनी बहन को विधवा नहीं करूंगा, मुझे पता है कि तुम उसमें थे, मैं तुम्हें आज ही यहाँ से लास वेगस भेज रहा हूँ। और वो उसके हाथ में उसकी टिकट और उसका पासपोर्ट रखता है। वो बोलता है कि तुम्हें किसने पैसे दिए थे, टिटैगलिया या ब्राजीनी ने। और वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सब कुछ मैंने ब्राजीनी के कहने पर किया था। इसके बाद जब वो बाहर जाता है और अपनी गाड़ी में बैठता है तो माइकल का एक आदमी कार्लो को यानी कि माइकल की बहन के पति को माइकल के कहने पर मार देता है। और इसके बाद माइकल घर पर आ जाता है। जब माइकल घर पर आता है तो उसकी बहन उसके पास आती है और वो अपने भाई को बहुत कोसती है। वो कहती है कि तुमने मेरे पति को मार दिया। लेकिन माइकल साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे का गॉडफादर बनाऊं और मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। माइकल की पत्नी के भी ये सब कुछ सुन रही होती है और वो माइकल से पूछती है क्या ये सच है। माइकल कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात से माइकल की पत्नी के को काफी सेटिस्फैक्शन मिलता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए ले आती हूँ और वो कमरे से बाहर चली जाती है। और तभी माइकल के पास कैपोस आते हैं। कैपोस वो होते हैं जो डॉन फैमिली के हेड के लिए उनके इशारों पे काम करते हैं और वो माइकल का हाथ चूम के उसे डॉन कॉर्लियोनी कहते हैं। और के समझ जाती है कि अब नया डॉन माइकल है। और इसके बाद उस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है जहां पर माइकल होता है। दरअसल माइकल ने अपने सही फैसलों से अपने दिमाग से उस पोजीशन को दोबारा हासिल कर लिया होता है जो कभी विटो कॉर्लियोनी यानी कि माइकल के पिता गॉडफादर की थी। और अब नया गॉडफादर खुद माइकल है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 1972 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग है 9.2। जब भी हॉलीवुड की सबसे बेस्ट मूवी की बात होती है तो हमेशा गॉडफादर का नाम आता है। इस फिल्म का बजट था 6 से 7 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर उस जमाने में इस फिल्म ने कमाई की थी 246 से 287 मिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी, ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी।